क्या है? अभयराव की भौहें जिज्ञासा से उठ गईं। तेजस ने बताया, मुझे लगता है कि मेरी नज़दीकी लड़ाई की क्षमता में कमी है, इसलिए मैंने एक उपाय सोचा है। मैं आत्मरक्षा के लिए एक हथियार बनाना चाहता हूँ। ओह, आप किस तरह का हथियार बनाना चाहते हैं? अभयराव ने कुछ आश्चर्य से पूछा। तेजस ने कहा, मैं एक हथौड़ा बनाना चाहता हूँ। यह करना आसान है, आप इसे लोहार की दुकान पर बनवा सकते हैं। लेकिन क्या एक साधारण हथौड़ा वास्तव में आपकी नज़दीकी लड़ाई की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुछ कर सकता है? क्या आप गौरव लाल को सिखाई गई डिसऑर्डर विंड स्प्लिटिंग हैमर तकनीक की बात कर रहे हैं? आपको यह विचार कैसे आया? मुझे मानना होगा, यह काफ़ी दिलचस्प है। मैंने हाल ही में गौरव लाल को इसका अभ्यास करते देखा है। तेजस ने हंसते हुए कहा, तुम्हें सच में नहीं लगता कि मैंने इसे खुद बनाया है ना? यह रहस्यमय स्वर्ग खजाने के रिकॉर्ड में दर्ज है। मैंने अभी तक खुद भी इसमें महारत हासिल नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी विनाशकारी शक्ति बहुत अद्भुत है। और हवा के तत्व को नियंत्रित करने की मेरी क्षमता के साथ मैं इसका उपयोग अपने वार की गति बढ़ाने के लिए कर सकता हूं, जो प्रभावी हो सकता है। मैं खुद हथौड़ा बनाने की योजना बना रहा हूं और इसे तैयार करने में तुम्हारी मदद मांगना चाहता हूं। अभयराव हंसे। मुझे मत बताओ कि तुम लोहारी भी जानते हो। तेजस ने सिर खुजलाते हुए कहा, यह बहुत मुश्किल नहीं होगा, है ना? बेशक वह अभयराव को यह नहीं बता सकता था कि उसके पिता अपने पिछले जन्म में डोलुओ महाद्वीप के सबसे बेहतरीन लोहार थे। तेजस ने सबसे महान लोगों से सीखा था और वह अपने पिछले जन्म से ही छिपे हुए हथियार बनाने में माहिर था। उसकी लोहारी की कुशलता संभवतः डेमन महाद्वीप के किसी भी लोहार के स्तर से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। ठीक है, तो कल दोपहर मुझसे मिलने आना। मैं फ्री हूं। मैं तुम्हें लोहार की दुकान पर ले चलूंगा। तुम खुद कोशिश कर सकते हो, और अगर यह काम नहीं करता है तो हम लोहार से मदद मांग सकते हैं। अभयराव ने सहमति जताई। तेजस के मन में असाधारण प्रत्याशा की भावना उमड़ आई। रिडेम्पशन अकादमी में आने के बाद से वह लगातार सबको चौंकाता और आश्चर्यचकित करता रहा था। कभी कभी तो उनके मन में डर भी उत्पन्न कर देता था। दुनिया में प्रतिभाशाली लोग होते हैं और दानव जाति तो ऐसे लोगों से भरी हुई है। हालांकि तेजस निस्संदेह सबसे प्रतिभाशाली इंसान था जिससे अभयराव का सामना हुआ था। शायद ये किस्मत ही थी कि मिस्टीरियस हेवन ट्रेजर रिकॉर्ड ने उसे चुना। केवल अभयराव ही जानता था कि इस वजह से तेजस की महत्ता दीपक और गौरवलाल से भी बढ़कर हो गई थी, जिनके पास शीर्ष स्तरीय डेमोनिक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रक्तवंश था। तेजस ने 10 साल की उम्र से पहले ही 6ठे क्रम तक पहुंच बना ली थी। उसकी प्रगति की दर बेहद आश्चर्यजनक थी। अगर वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो वह 20 साल की उम्र से पहले 9वें क्रम तक पहुंच सकता था, और कौन जानता था कि भविष्य में वह 12वें क्रम से आगे रहस्यमय स्तर की दहलीज को पार कर पाएगा या नहीं। यह अभी भी अनिश्चित था कि वह रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को किस हद तक विकसित कर सकता था। अभयराव ने तेजस की टीम को उनके आउटिंग पर ले जाने का काम मुख्य रूप से तेजस की सुरक्षा के लिए किया था। तेजस की क्षमता जितनी अधिक शक्तिशाली थी और उसकी प्रगति जितनी तेज थी, अभयराव ने उसे उतना ही अधिक महत्व दिया। तेजस की सुरक्षा के लिए संगठन को भी रहस्यमय स्वर्ग खजाने के रिकॉर्ड से उसके संबंध के बारे में अंधेरे में रखा गया था। यह रहस्य इतना महत्वपूर्ण था कि तेजस के पूरी तरह विकसित होने से पहले इसे उजागर नहीं किया जा सकता था। वैसे अब जब आप 6ठे क्रम पर पहुंच गए हैं तो मैं आपके रिडेम्पशन वर्ग को ऑरेंज तक बढ़ाने के लिए आवेदन करूंगा, अभयराव ने तेजस से कहा। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, तेजस ने जवाब दिया। छात्रों में से केवल विवेक ही अपनी साधना के कारण ऑरेंज क्लास रिडीमर था। 6ठे क्रम पर पहुंचने के बाद स्वाभाविक रूप से संगठन में महत्वपूर्ण योगदान के बिना भी ऑरेंज क्लास के लिए योग्य माना जाता था। 9 वर्षीय ऑरेंज क्लास सदस्य, हे आपने निश्चित रूप से एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। हालांकि लिटिल तेजस, मुझे आपको याद दिलाना चाहिए, अकादमी में बहुत अधिक बाहर मत खड़े हो। आप पहले से ही यहाँ काफी ध्यान देने योग्य हैं। आप अपनी स्थिति जानते हैं। स्थिर और शांत रहना बेहतर है। ठीक है गुरुजी, मैं समझ गया। चुपचाप बढ़ो, दिखावा मत करो, तेजस ने ठहाका लगाते हुए कहा। बिल्कुल यही भावना है। अब जाओ, थोड़ा आराम करो। कल दोपहर के भोजन के बाद आओ, मैं लोहार की दुकान से व्यवस्था कर लूंगा, अभयराव ने कहा। तेजस के जाने के बाद अभयराव ने दरवाजा बंद किया और दूध वाली चाय उठाई।
उसकी उंगलियों पर हल्की लाल चमक नाच रही थी, जो चाय को जल्दी से गर्म कर रही थी। चाय की खुशबू के साथ दूध की सुगंध उसके नथुनों में घुल गई। अभय राव ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे दूध वाली चाय का घूंट लिया। उनकी आंखें विचारमग्न थीं। आखिरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से लौटने के बाद अभय राव कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए थे। इस दौरान उन्होंने तेजस के जन्म से लेकर अब तक के पूरे इतिहास की बारीकी से जांच की थी। हर छोटी छोटी बात को ध्यान से परखा था। यह इसलिए था क्योंकि तेजस बहुत ही उत्कृष्ट था, एक खजाने की तरह जो हमेशा कुछ नया और दिलचस्प लेकर आता था। टीम के प्रशिक्षण अभियान के दौरान अभय राव ने देखा था कि तेजस ने विवेक, गौरवलाल, चांदनी और दीपक को विभिन्न संकेत दिए थे और उनकी नजर से कुछ भी बच नहीं पाया था। चाहे वह विकार विच्छेदन पवन हथौड़ा हो, बर्फ तत्व पर नियंत्रण जो उन्होंने विवेक को सिखाया, या दृष्टि को प्रशिक्षित करने की विधि, वे सभी मनुष्यों के बीच अभूतपूर्व थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता जाहिर है तेजस की पृष्ठभूमि थी। अगर वह रिडेम्पशन सोसाइटी में घुसपैठ करने के लिए भेजा गया एक राक्षस निकला तो यह एक बड़ी समस्या हो सकती थी। हालांकि सभी साक्ष्यों से पता चला कि तेजस की पृष्ठभूमि बेदाग थी, उसमें कोई दोष नहीं था। अभय राव ने तेजस की मदद और दयालुता को स्पष्ट रूप से महसूस किया था, जो वह अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति दिखाता था। तेजस को यह एहसास नहीं था कि जिस दिन उनका सामना विंग्ड टाइगर किंग से हुआ, उस दिन उनके गुरु अपनी लड़ाई को बहुत पहले ही खत्म कर सकते थे। वास्तव में अभय राव 9वें क्रम के प्राणियों में भी एक सच्चे नीले रंग के शक्तिशाली व्यक्ति थे। उन्होंने बाघिन के साथ स्थिति को देखा था और पहले ही सहायता प्रदान कर सकते थे। वास्तव में वह युद्ध के मैदान पर नजर रख रहे थे, साथ किसी भी समय हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थे। वह देखना चाहते थे कि तेजस जीवन मृत्यु की स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देगा। अभय राव को इस बात से आश्चर्य हुआ कि तीनों छात्र अंतिम क्षण में बाघिन को मारने में सफल रहे। दूसरों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभय राव ने अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति से महसूस किया कि तेजस ने भी टाइम फ्रीज का इस्तेमाल किया था। दूसरे शब्दों में, उसने अपनी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का उपयोग करके गौरवलाल से क्रोनोक्रोक परिवर्तन को अवशोषित कर लिया था। यह उसका 5वां प्रकार का राक्षसी देव परिवर्तन था। अभय राव आश्चर्यचकित और चकित हो गए। यही कारण था कि उन्होंने लौटने के बाद तेजस की पृष्ठभूमि की पुनः जांच की थी। हालांकि उन्होंने उस बच्चे से मिलने से पहले ही उसकी पृष्ठभूमि की पूरी तरह से जांच कर ली थी। तेजस पर अब वह पूरी तरह से भरोसा करने लगे थे। तेजस की समग्र स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच और विचार करने के बाद अभय राव को सच में विश्वास हो गया कि वह एक सच्चा इंसान है। इस विश्वास का एक और महत्वपूर्ण कारण था। यहां तक कि राक्षसों और अप्सराओं में भी 5 अलग अलग रक्तवंशों वाला कोई प्राणी नहीं था। कुछ अपवादों में कुछ राक्षसों ने अपने माता पिता से 2 अलग अलग रक्तवंश विरासत में पाए थे, लेकिन यह सीमा थी क्योंकि अधिक रक्तवंश एक अराजक मिश्रण का निर्माण करते, जिसे किसी भी रक्तवंश की शक्ति को कभी भी सही से बढ़ाया नहीं जा सकता। हालांकि तेजस अलग था। उसके पास 5 राक्षसी देव परिवर्तन क्षमताएं थीं, और जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, हर एक क्षमता और भी विकसित होती गई। अभय राव को यकीन था कि यह महाद्वीप के इतिहास में अभूतपूर्व था। इस तथ्य को छोड़ दे कि उसमें निस्संदेह मानव रक्त था। भले ही तेजस एक वास्तविक राक्षस होता, तब भी वह उनकी दुनिया में एक सर्वोच्च प्रतिभा के रूप में उभरता। कोई भी राक्षस कबीला उसे अवश्य संजोता। वे उसे जासूस के रूप में भेजने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वास्तव में राक्षसों को रिडेम्पशन सोसाइटी के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ कोई लक्षित अभियान नहीं चलाया था, क्योंकि न तो राक्षसों और न ही अप्सराओं ने रिडेम्पशन सोसाइटी को गंभीरता से लिया था। उनके लिए सोसाइटी केवल एक झुंझलाहट थी। इसलिए अभय राव का यह विश्वास बढ़ता गया कि तेजस को अद्वितीय आशीर्वाद प्राप्त है, जो वास्तव में मानवता पर एक दैवीय कृपा है। ऐसे असाधारण इंसान को हर कीमत पर संरक्षित और पोषित किया जाना चाहिए। भविष्य में तेजस मानवता का सच्चा नेता बन सकता है।